नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 के स्नैपशॉट के सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द एड्रेस और इसकी लेखिका हैं मागा मिनाको। तो चैप्टर पर चलने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है। यानी आज के बाद आपको इस चैप्टर में 1% भी डाउट नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो चैप्टर पर चलने से पहले इसकी कहानी को समझना ज़रूरी है। द एड्रेस। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझते हैं, क्या कहानी क्या है इसमें। देखिए, मैं आपको सीधा सीधा एक्सप्लेन करूँ तो इस चैप्टर में सिर्फ इतनी सी कहानी है कि जो हिटलर होता है, हिटलर वो ज्यूज़ लोगों पर हमला करता है। यानी ज्यूज़ JEWS, ठीक है, ज्यूज़ लोगों पर वो हमला करता है और उन्हें मारता है, यानी उन्हें जान से मार देता है। हिटलर का एक युद्ध छिड़ा था, उस टाइम की बात है, और हिटलर ज्यूस लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। तो इस कहानी में सीधी सीधी बात मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि दो महिलाएं हैं, पहली महिला ये है और दूसरी महिला ये है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये वाली जो महिला है वो ज्यू फैमिली से बिलोंग करती है। तो क्या हो रहा था कि हिटलर ज्यू लोगों को ढूंढ करके मार रहा था। तो इस महिला ने क्या किया कि इसके पास जो भी सामान था ना, वो सारा का सारा सामान इस महिला ने उठा करके इसको दे दिया। ये कौन है? इसकी सहेली है ये, ठीक है। तो इसने क्या किया कि अपना सारा सामान इसको दे दिया ताकि वो सारा सामान इसका बचा रह सके। और क्या हुआ कि इस महिला की एक छोटी सी बेटी थी और इस महिला ने अपनी बेटी को बताया कि बेटा, जो हमारा सामान है वो ये वाली आंटी जो है इनके यहाँ पे रखा हुआ है, और इसका पता इस महिला ने अपनी बेटी को बताया, ठीक है। और ये बेटी इस महिला के पास अपना सामान लेने के लिए वापस आती है। तो अब देखिए हमारी कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ ईजी वे में। हिटलर ने एक युद्ध छेड़ा था जिसमें वो ज्यू लोगों को ढूंढ करके मार रहा था। तो एक महिला थी जिसकी एक फ्रेंड थी। अब चूंकि मान लेते हैं अगर ये महिला ज्यू फैमिली से बिलोंग करती थी, तो इसने अपना सारा सामान उठा करके अपनी फ्रेंड को दे दिया। और इस महिला ने, जो ज्यू फैमिली से बिलोंग करती थी, इसने अपनी बेटी को बताया कि बेटा, हमारा सारा सामान मेरी फ्रेंड के यहाँ पे है, तुम जा कर के ले आना, ठीक है। तो अब ये बच्ची उसी एड्रेस पे आती है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है द एड्रेस, ठीक है। तो ये बच्ची उसी एड्रेस पे आती है अपना सारा सामान लेने के लिए। तो अब क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम समझेंगे, देखेंगे, और चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू है। तो लड़की आई है उस अपनी मम्मी के फ्रेंड के पास अपना सामान लेने। तो वही कहती है कि डू यू स्टिल नो मी, क्या आप अभी भी मुझे जानती हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। तो मैंने पूछा कि क्या आप अभी भी मुझे जानती हैं? द वूमैन, वह महिला, लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, सर्चिंगली, ध्यान से। उस महिला ने बड़े गौर से मेरी ओर देखा। सी हैड ओपनड द डोर अ चिक, देखिए, सी हैड ओपनड, उस महिला ने ओपन खोला हुआ था, द डोर, दरवाजे को, अ चिक, थोड़ा सा। उस महिला ने दरवाजे को थोड़ा सा ही खोला हुआ था, यानी एक किवाड़ खोली थी, दूसरी बंद की हुई थी। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, आई केम क्लोजर, मैं थोड़ा नज़दीक आई, एंड स्टूड ऑन द स्टेप, स्टेप मतलब सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों पर स्टूड हो गई, खड़ी हो गई। तो द वूमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, महिला ने मेरी ओर बड़े गौर से देखा। सी हैड ओपन द डोर अ चिक, उसने दरवाजे को थोड़ा सा ही खोला हुआ था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैं थोड़ा सा पास आई और सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। नो, नहीं, आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानती। उस महिला ने कहा, नो आई डोंट नो यू, मैं आपको नहीं जानती। आई एम मिसेस एस डॉटर, मैं मिसेस सा की बेटी हूँ, मैं मिसेस सा की बेटी हूँ। एस मतलब सा, तो मैं मिसेस सा की बेटी हूँ। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, तो सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, हेल्ड मतलब जमाए हुए थी, हर हैंड अपने हाथ को, ऑन द डोर दरवाजे पर, उसने अपने हाथ को दरवाजे पर ही रखा। एज दो,
जैसे कि सी वांटेड टू प्रिवेंट, वो रोकना चाहती थी, इट इसे ओपनिंग एनी फ्यूरियर, और ज़्यादा खुलने से। यानी सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, उसने अपने हाथ को दरवाजे पर ही रखा हुआ था। एज दो, और ऐसा लग रहा था, सी वांटेड कि वो चाहती है, टू प्रिवेंट रोकना चाहती है, इट दरवाजे को, ओपन एनी फ्यूदर और ज़्यादा खुलने से। यानी उसने अपने हाथ को दरवाजे पर ही रखा हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजे को और ज़्यादा खुलने से रोकना चाहती हैं, यानी वो नहीं चाहती कि दरवाज़ा और खुले। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, हर फेस, उनके चेहरे पर है, गेव एब्सोल्युटली नो साइन, कोई संकेत नहीं दिख रहा था, ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, यानी उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे नहीं पहचान रही। यानी उनके चेहरे को देखकर कोई भी साइन नहीं मिल रहा था, कोई संकेत नहीं मिल रहा था। रिकॉग्नाइजेशन मतलब पहचान का, यानी उनके चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने मुझे पहचाना है, या फिर आप इसे सीधे सीधे कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि उनके चेहरे पर मुझे पहचानने का कोई निशान नहीं दिख रहा था। सी केप्ट स्टारिंग एट मी इन साइलेंस, सी केप्ट स्टारिंग, वो मुझे घूरती रही, मी मतलब वो मुझे घूरती रही, इन साइलेंस चुपचाप, वो चुपचाप मुझे घूरती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, शायद मुझसे गलती हो गई। आई थॉट, मैंने सोचा शायद मुझसे गलती हो गई। परहैप्स इट इज़न्ट हर, शायद यहाँ वो महिला नहीं है, यानी जिस महिला का पता मेरी माँ ने दिया है कि जाओ सामान ले आओ, वो महिला शायद ये नहीं है। तो परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, शायद मुझसे गलती हो गई। आई थॉट, मैंने सोचा। परहैप्स इट इज़न्ट हर, शायद ये वो महिला नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने केवल उन्हें एक बार देखा था, यानी जो महिला थी जिसका पता माताजी ने बताया है, वो कहती है कि आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने केवल उन्हें एक बार देखा था। फ्लेटिंगली, जल्दबाजी में, फ्लेटिंगली मतलब जल्दबाजी में, यानी जल्दबाजी में मैंने उन्हें केवल एक बार ही देखा था। एंड दैट वाज ईयर्स अगो, और इस बात को सालों बीत गए हैं। इट वाज मोस्ट प्रोबेबल, और इस बात की अधिक संभावना है, दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि मैंने गलत घर की दरघंटी बजा दी है। और इस बात की अधिक संभावना है कि मैंने गलत घर की घंटी बजा दी है। द वुमेन, वह महिला, लेट गो ऑफ द डोर, दरवाजे से पीछे हट गई, महिला दरवाजे से पीछे हट गई। एंड स्टेप टू द साइड, और बगल में स्टेप्ड हो गई, खड़ी हो गई। महिला दरवाजे से पीछे हट गई और बगल में खड़ी हो गई। शी वॉज वियरिंग, उसने पहन रखा था, माई मदर्स, मेरी माँ का, ग्रीन किटन कार्डिगन, उसने मेरी माँ का हरा, किटन मतलब होता है बुना हुआ, कार्डिगन पहन रखा था। कार्डिगन मतलब महिलाएं एक तरह का स्वेटर पहनती हैं जिसमें बटन लगे होते हैं, उसे कार्डिगन बोलते हैं। तो उसने मेरी माँ का बुना हुआ हरा कार्डिगन पहना हुआ था। द वुडन बटन्स, और जो लकड़ी के बटन थे वह रेदर पेल, वो पीले पड़ गए थे, फ्रॉम वॉशिंग, धुलाई की वजह से, और बार बार धोने की वजह से उसके लकड़ी के बटन पीले पड़ गए थे। शी सॉ, उसने देखा, दैट आई वाज लुकिंग एट द कार्डिगन, शीशा उसने देखा, दैट आई वाज कि मैं लुकिंग देख रही हूँ, एट कार्डिगन, कार्डिगन को देख रही हूँ। उसने जब देखा कि मैं कार्डिगन को घूर रही हूँ या देख रही हूँ, एंड हाफ हिड हर सेल्फ, तो हाफ हिड कर लिया खुद को, हर सेल्फ मतलब स्वयं को, हाफ हिट आधा छुपा लिया, अगेन फिर से, बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे। तो उसने फिर से स्वयं को दरवाजे के पीछे आधा छुपा लिया। बट आई न्यू, मैं जानती थी, लेकिन मैं जान गई, नाउ कि दैट आई वाज राइट, कि मैं सही जगह पर हूँ, लेकिन मैं ये जान गई कि मैं सही पते पर आई हुई हूँ। वेल, अच्छा, यू न्यू माई मदर, क्या आप मेरी माता को जानती थी, क्या आप मेरी माता को जानती थी? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, तो मैंने पूछा, अच्छा क्या आप मेरी माता जी को जानती थी? हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई?
सैड द वुमेन, महिला ने कहा। तो महिला कहती है कि क्या तुम वापस आ गई। आई थॉट, मुझे लगा, दैट नो वन हैड कम बैक, कि अब कोई भी वापस नहीं आएगा। मुझे लगा कि अब कोई भी वापस नहीं आएगा। ओनली मी, केवल मैं ही आई हूँ। वो लड़की कहती है कि सिर्फ मैं ही आई हूँ। अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। अ डोर, एक दरवाज़ा, ओपन खुला, एंड क्लोज और बंद हो गया। एक दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। इन द पैसेज बिहाइंड हर, ठीक उसके पीछे, यानी महिला के पीछे एक दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। वो जो आंटी जी थी उनके पीछे की बात हो रही है। हाँ, लड़की बाहर दरवाजे पर ही खड़ी है अभी। तो लड़की ने बाहर से देखा कि महिला के पीछे एक दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। अ मस्टी स्मेल इमर्ज्ड। मस्टी स्मेल मतलब सीलन की वहाँ से गंध आ रही थी, वहाँ से सीलन की बदबू आ रही थी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। आई रिग्रेट, मैं क्षमा चाहती हूँ। आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। वो महिला कहती है कि मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। तो आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। मैं यहाँ तक ट्रेन से आई हूँ, मैं यहाँ तक विशेष रूप से ट्रेन से ही आई हूँ। यानी कह रही है कि मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए यहाँ तक ट्रेन से आई हुई हूँ। तो आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ तक ट्रेन से आई हूँ। आई वांटेड टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण, मैं आपसे एक क्षण बात करना चाहती हूँ। मैं यहाँ तक ट्रेन से आई हूँ और मैं आपसे एक क्षण बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। कन्वीनियंट मतलब ये संभव नहीं है। फॉर मी, मेरे लिए, नाउ, अभी मेरे लिए ये संभव नहीं है। सैड द वुमेन, महिला ने कहा। आई कांट सी यू, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। अनदर टाइम, फिर कभी आइएगा। सी नोडेड, उसने अपना सिर हिलाया। एंड कंटिन्यूसली क्लोज द डोर, और दरवाज़ा बंद कर लिया। एज दो नो वन इनसाइड, एज दो, इस प्रकार, नो वन इनसाइड की अंदर के किसी भी व्यक्ति को, द हाउस यानी घर के अंदर किसी भी व्यक्ति को, शुड बी डिस्टर्ब, परेशानी ना हो। यानी ध्यान से समझे इसको। तो सी नोडेड एंड कंटिन्यूसली क्लोज द डोर, यहाँ तक हम सेंटेंस को काट लेते हैं। तो इतने सेंटेंस का मतलब है कि उसने अपना सिर हिलाया और दरवाजे को बंद कर लिया। आगे के सेंटेंस का मतलब है एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, ताकि घर के अंदर के किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। आई स्टूड, मैं वहीं खड़ी रही। वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं सीढ़ियों पर जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विडो मूव्ड। द कर्टेन यानी जो पर्दा था, इन फ्रंट ऑफ द बे विडो, बगल की खिड़की पर जो पर्दा था। देखिए घरों में, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, कमरा होता है और उसके बगल में खिड़की होती है ताकि लोग झांक कर देख सकें कि दरवाजे पर कौन खड़ा है ना। तो वही चीज़ कहती है कि द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विडो, बगल की खिड़की पर लगा कर्टेन, पर्दा, मूव्ड, हिला। बगल की खिड़की पर लगा पर्दा हिला। यानी यहाँ पे इस सेंटेंस में कहने का ये मतलब है कि अंदर से किसी ने मुझे झांक कर देखा। Someone stared at me, किसी ने मुझे घूरा, यानी किसी ने मुझे देखा। And would then have asked, और फिर उसने पूछा होगा, what I wanted, कि मैं क्या चाहती हूँ। यानी जब वो महिला अंदर गई होगी तो उससे किसी ने पूछा होगा कि मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्यों आई हूँ। सेंटेंस को समझिए ध्यान से, कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पे सेंटेंस है कि द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विडो मूव्ड, यानी बगल की खिड़की का जो पर्दा था वो हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मुझे देखा होगा। यानी ये अब मन में सोच रही है कि जब ये पर्दा हिला है तो इसका मतलब किसी ने मुझे देखा होगा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड, और तब उसने पूछा होगा, यानी उस व्यक्ति ने या उस लड़की ने या उस महिला ने जिसने भी मुझे देखा होगा, उसने उस महिला से पूछा होगा व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहती हूँ। यानी जिस आंटी से ये बात कर रही है वो आंटी जब घर में गई होगी तो जिसने खिड़की से इस लड़की को देखा था, उस आंटी से, जिसने खिड़की से देखा था उसने पूछा होगा कि ये जो लड़की बाहर खड़ी है ये क्या चाहती है। बस इतनी सी बात है। तो मैं एकदम आसान शब्दों में समझाऊँ आपको, तो आप इतना कहेंगे कि बगल की खिड़की का पर्दा हिला।
समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मुझे देखा होगा, एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और फिर उस महिला से उसने पूछा होगा कि मैं क्या चाहती हूँ। ओह नथिंग, अरे कुछ नहीं। जैसे लोग अभी आते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है तो हम लोग पूछते हैं ना कि मम्मी कौन था या पापा कौन था जो आया था, तो पापा मम्मी बोल देते हैं कि नहीं कोई नहीं, तुम्हारे मतलब का कुछ भी नहीं है, जाओ आराम करो खेलो। तो वही बात है कि नो, ओह नथिंग, अरे कुछ नहीं। द वुमेन वुड हैव सैड, उस महिला ने यही कहा होगा, यानी उस महिला ने भी यही कहा होगा, ओह नथिंग, अरे कुछ नहीं, इट वाज नथिंग, कोई भी नहीं था या फिर तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, तो आई लुक्ड, मैंने देखा, एट द नेम प्लेट अगेन, नाम की नेम प्लेट ही बोलिए, वैसे तो नाम पर टिक्का बोलते हैं, बट आप नेम प्लेट बोलिए। तो मैंने नेम प्लेट को दोबारा देखा। नेम प्लेट यानी घरों के बाहर एक प्लेट लगाई जाती है जिस पे नाम लिखा जाता है कि फलाना व्यक्ति का ये घर है। तो आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने फिर से नेम प्लेट को देखा। डार्लिंग इट सैड, इस पर डार्लिंग लिखा था इन ब्लैक लेटर्स, काले अक्षरों में, ऑन वाइट इनामेल, सफ़ेद पट्टी पर, सफ़ेद पट्टी पर काले अक्षरों में इस पर डार्लिंग लिखा था। एंड ऑन द जैम्ब अ बिट हायर, एंड ऑन द जैम्ब, और किनारे पर, अ बिट हायर थोड़ी सी ऊंचाई पर, और किनारे पर थोड़ी सी ऊंचाई पर, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि दरवाजे के किनारे पर, अ बिट हायर थोड़ी सी ऊंचाई पर, द नंबर, नंबर लिखा हुआ था, नंबर 46, नंबर 46। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, एज आई वॉकड, जब मैं लौटी, स्लोली धीरे धीरे, बैक टू द स्टेशन, स्टेशन की ओर, जब मैं स्टेशन की ओर धीरे धीरे चलने लगी या लौटने लगी, आई थॉट अबाउट माई मदर, मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, हु हैड गिवन मी, जिन्होंने मुझे दिया था, द एड्रेस, यहाँ पता, ईयर्स अगो, बहुत साल पहले। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, इट हैड बीन, ये हुआ था, इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, युद्ध के मध्य के दिनों में, ये युद्ध के मध्य के दिनों की बात है, यानी जब अपने युद्ध अपने मध्य में था, ये उन दिनों की बात है। आप ऐसे कहेंगे कि युद्ध जब मध्य में था, यानी युद्ध का मध्य समय चल रहा था, ये उन दिनों की बात है। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, आई वॉज होम, मैं घर आई थी, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए, एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, और मैं तुरंत जान गई थी, दैट समथिंग और अदर अबाउट। देखिए, दैट समथिंग और अदर अबाउट, इस पूरे का मतलब है कि कुछ चीज़ें, द रूम्स, इस कमरे से, हैड चेंज्ड, बदल गई हैं, यानी इस कमरे से कुछ चीज़ें गायब हैं। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी। यहाँ से देखिए, इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, युद्ध के, यानी ये उन दिनों की बात है जब युद्ध अपने मध्य में था। ठीक है, ऐसे कहेंगे। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए घर आई थी। एंड इट स्टक मी इमीडिएटली, और मैं तुरंत ये जान गई थी, हैड दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज्ड, कि कमरे से कुछ चीज़ें गायब हैं। द रूम मतलब कमरा, हैड चेंज मतलब बदल गया है, यानी कमरा बदल गया है, यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कि कमरे से कुछ चीज़ें गायब हैं। भागना नहीं है, आराम से समझना है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस्ड कर दी, खो दी हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें गायब हैं। आप सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें गायब हैं। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी माता जी आश्चर्यचकित हो गई। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, क्योंकि मैं इतना जल्दी सब कुछ जान गई थी। क्विकली, नोटिस्ड, ध्यान दिया था, सो क्विकली, इतना जल्दी, आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, यानी मैंने इतना जल्दी इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, इससे मेरी माँ चौंक गई, यानी घर आते ही मैं ये सारी चीज़ें जान गई तो इससे मेरी माँ चौंक गई। देन सी टोल्ड मी, और तब उन्होंने मुझे बताया, अबाउट मिसेस डार्लिंग, मिसेस डार्लिंग के बारे में, और तब उन्होंने मुझे मिसेस डार्लिंग के बारे में बताया। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था। बट अपॉर्चुनेटली सी वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस ऑफ माई मदर, बट अपॉर्चुनेटली, लेकिन निश्चित रूप से, सी वॉज एन ओल्ड एक्विटेंस, वह एक पुरानी मित्र थी, ऑफ माई मदर, मेरी माँ की।
लेकिन मैं ये समझ गई कि वो मेरी माँ की एक बहुत पुरानी मित्र थी, whom she hadn't seen for years, जिसे उन्होंने सालों से नहीं देखा था। She had suddenly turned up and renewed their contact. She had suddenly turned up, यानी वो हाल ही में मिली हैं, या फिर यहाँ पे ऐसे कहिए सीधे सीधे शब्दों में, देखिए सी मतलब वहाँ, हैड सडनली, सडनली मतलब अचानक, टर्न्ड अप यानी सडनली वो मिली हुई हैं, यानी वो अचानक से आ गई या फिर वो अचानक से आ धमकी। एंड रीन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और अपने मित्रता को रीन्यूड कर लिया, नया कर लिया, अपनी मित्रता को नया कर लिया। वो अचानक से आ गई और अपनी मित्रता को फिर से नया कर लिया। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, और इसके बाद वो नियमित रूप से आती रही, यानी वो लगातार हमारे घर आने लगी। तो एवरी टाइम, हर बार, सी लीव शेयर, जब भी वो यहाँ से जाती थी, सी टेक समथिंग होम विथ हर, वो अपने साथ कुछ चीज़ें अपने घर ले जाती थी। तो जब भी वो हमारे घर आती, वो अपने साथ हमारे घर से कुछ चीज़ें अपने घर ले जाती थी। सैड माई मदर, मेरी माँ ने बताया, यानी मेरी माँ ने बताया कि जब भी वो हमारे यहाँ आती हैं, अपने साथ कुछ चीज़ें अपने घर ले जाती हैं। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, सी टुक वो ले गई, ऑल द टेबल सिल्वर, यानी टेबल की सभी चांदी की चीज़ें, इन वन गो एक बार में, एक बार में वो टेबल की सभी चांदी की चीज़ें ले गई, यानी टेबल पे, खाने के टेबल पे जो चांदी की चीज़ें थी, वो सभी चीज़ें वो एक बार में ले गई, जैसे थाली, चम्मच, चाकू वगैरह वगैरह। ठीक है, तो शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, वो एक बार में टेबल की सभी चांदी की चीज़ें ले गई। फिर से कि एवरी टाइम शी लीव्स, जब भी वो हमारे घर से जाती हैं, हेयर यानी यहाँ से, जब भी वो हमारे घर से जाती हैं, सी टेक समथिंग होम, तो वो कुछ ना कुछ अपने घर ले जाती हैं, विथ हर, अपने साथ। सैड माई मदर, मेरी माँ ने बताया। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, वो टेबल की सभी चांदी की चीज़ें एक बार में अपने साथ ले गई थी। एंड देन, और उसके बाद, द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, एंटिक्स मतलब होता है प्राचीन, वो पुरानी प्लेट्स, प्राचीन, पुरानी मत कहिएगा, प्राचीन मतलब एंटिक चीज़ें जो होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है मार्केट में। ठीक है, तो एंड देन द एंटीक प्लेट्स, और फिर वो प्राचीन काल की प्लेट्स ले गई, दैट हंग देयर, जो वहाँ पर लटकती थी, जो वहाँ पर लटकती थी, यानी कोई दीवार पर इशारा किया होगा और उन्होंने बताया होगा कि उस दीवार पर जो प्राचीन काल की प्लेट्स लटकती थी, वो भी वो अपने साथ ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। देखिए, शी हैड ट्रबल, ट्रबल मतलब होता है परेशानी, लगिंग मतलब होता है लगेज, आपने सुना होगा, लगेज मतलब सामान, वही ले जाना। तो ले जाने में दोज लार्ज वेसेस, लार्ज मतलब बड़े बड़े, वेसेस मतलब फूलदान। तो शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, तो दोज उन लार्ज बड़े बड़े वेसेस, फूलदानों को, लगिंग ले जाने में, शी हैड ट्रबल्ड, उनको परेशानी हुई होगी। ये लड़की सोच रही है कि उनको उन बड़े बड़े फूलदानों को ले जाने में बहुत परेशानी हुई होगी। एंड आई एम वरीड, और मुझे चिंता है। शी गॉट अ क्रिक, कि शी गॉट अ क्रिक इन हर बैक, उनकी कमर में मोच आ गई होगी, उनकी कमर अकड़ गई होगी। फ्रॉम द क्रॉकरी, इसके भार से, क्रॉकरी को ढोते ढोते, या फिर क्रॉकरी के भार से उनकी कमर टेढ़ी हो गई होगी, उनकी कमर अकड़ गई होगी। ठीक है, जो कहना चाहें कह सकते हैं। तो क्रॉकरी को ढोते ढोते उनकी कमर में अकड़ आ गई होगी, इस बात की मुझे चिंता थी। माई मदर शूक हर हेड फिथिंगली, मेरी माँ ने अपना सर हिलाया, फिथिंगली यानी मेरी माँ ने सहानुभूतिपूर्वक अपना सिर हिलाया, यानी मेरी माँ मेरी बात से सहमत थी कि हाँ, उन चीज़ों को ले जाने में उनको बहुत तकलीफ़ हुई होगी, बड़ी मुश्किल से वो ले गई। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, आई वुड नेवर हैव डेयर्ड टू आस्क हर, मतलब मेरी, आई वुड
नेवर, मैं कभी भी, हैव डेयर्ड, साहस नहीं कर पाती, एज खर, उनसे ये पूछने का मेरा कभी भी साहस नहीं होता। यानी कहना चाहती हैं कि मैं ये बात उनसे नहीं कह सकती थी कि हमारी सभी चीज़ें मैं उठा के किसी और के स्थान पे यानी किसी और के घर पे रख दूँ, ये कहने की मेरी उनसे कभी हिम्मत नहीं हो पाती। शी सजेस्टेड इट टू मी, उन्होंने मुझे इसका सुझाव दिया था। सजेशन मतलब होता है सुझाव। हरसेल्फ, उन्होंने खुद ही मुझे इसका सुझाव दिया था। शी इवन इंसिस्टेड, इंसिस्टेड मतलब होता है उन्होंने ज़बरदस्ती की थी, उन्होंने हठ किया था। शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, शी वांटेड टू सेव, वो बचाना चाहती थी, ऑल माई नाइस थिंग्स, मेरी सभी प्यारी चीज़ें, वो मेरी सभी प्यारी चीज़ें बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लीव हेयर, यदि हमें यहाँ से जाना पड़ता है, वी शैल लूज एवरीथिंग, तो हम सब कुछ खो देंगे। शी सेज, उन्होंने बताया, क्योंकि हिटलर हमला करके सबको मार रहा था, तो उसकी माता ने कहा कि अगर हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ा तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे छोड़ के जाएंगे और ये सारी चीज़ें खो जाएंगी, फिर नहीं मिलेंगी हमको, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें बचाना चाहती हूँ। हैव यू एग्रीड विथ हर दैट शी वुड कीप एवरीथिंग, यानी क्या तुम एग्रीड, सहमत हो, विथ हर, उससे, यानी क्या तुम उससे सहमत हो, दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, कि वो सारा सामान रख ले। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, यानी वो सारा सामान उठा के उस महिला को दे रही थी, तो इस बच्ची ने यानी उस लड़की ने उनसे पूछा कि क्या आप सहमत हो, यानी आपकी मर्जी है ना, ये सारा सामान रख रही हैं, कहीं पे बाद में ऐसा हो जाए कि ये सारा सामान वापस ही ना करें, तो आपकी मर्जी से ये सारा काम हो रहा है ना, बाद में ये सारा सामान हमको मिल जाएगा। तो हैव यू एग्रीड, क्या आपकी सहमति है, विथ हर, उनसे, यानी आप उनकी इस बात से सहमत हो, दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, कि वो सारा सामान रख ले। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। एज इफ़ दैट नेसेसरी, क्या ये पूछना ज़रूरी है। माई मदर क्राइड, मेरी माँ ने चिल्ला के कहा, एज इफ़ दैट नेसेसरी, क्या ये पूछना भी ज़रूरी है। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट, इस तरह से बात करना अपमानजनक होगा। टू टॉक लाइक दैट, यानी इस तरह से बात करना अपमानजनक होगा, यानी कहने का मतलब है माता जी का कि एक तो बेचारी वो सारा सामान ले जा रही है, हमारा सारा सामान बचा रही है, उस पर से हम उस पर शंका भी करें कि वो सारा सामान रख लेगी, ऐसे बात करने से उसको ठेस पहुंचेगी, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए किसी से। तो इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, इस तरह से बात करना अपमानजनक होगा। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और उस रिस्क के बारे में सोचो, उस खतरे के बारे में सोचा। शी इज़ रनिंग, जिसे वो उठा रही है, यानी जो खतरा वो उठा रही है उसके बारे में भी सोचो। ईच टाइम, हर बार। शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर, शी गोज़ आउट, जब वो बाहर जाती है, ऑफ आवर डोर, हमारे दरवाजे से, विथ अ फुल सूटकेस, एक भरे हुए सूटकेस के साथ, और बैग या बैग के साथ। तो हर बार जब वो हमारे दरवाजे से एक भरे हुए सूटकेस या बैग के साथ बाहर जाती है तो शी इज़ रनिंग, वो खतरा उठाती है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क, और इस खतरे के बारे में भी सोचो, यानी वो खतरा उठा के हमारी मदद कर रही है, इसके बारे में भी तो सोचो। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटरली कन्विंस्ड, माई मदर सीम टू नोटिस, मेरी माँ ये समझ गई, दैट आई वॉज नॉट इंटरली कन्विंस्ड, कि मैं पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुई हूँ, यानी मेरी माँ इस बात को देख लिया, या मेरी माँ इस बात को समझ गई कि मैं उसकी बात से सहमत नहीं हूँ। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, यानी उन्होंने मेरी ओर गुस्से से देखा या धिक्कारते हुए देखा। एंड आफ्टर डेथ, और इसके बाद, वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, हमने इसके बारे में बात नहीं की, यानी कि वो महिला सामान ले जा रही है, इसके बारे में हमने फिर दोबारा कभी बात नहीं की। मीनवाइल, इसका मतलब आई हैड अराइव्ड, मैं पहुंच गई थी, एट द स्टेशन, स्टेशन पर, विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू द थिंग्स ऑन द वे, रास्ते की दूसरे चीज़ों पर अटेंशन, बिना ध्यान दिए, मच है यानी बिना अधिक ध्यान दिए, किन चीज़ों पर, रास्ते की दूसरी चीज़ों पर, यानी मीनवाइल इसका मतलब आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुंच गई, विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन, बिना अधिक ध्यान दिए, टू थिंग्स ऑन द वे, रास्ते की दूसरी चीज़ों पर, अर्थात
मैं रास्ते की दूसरी चीज़ों पर बिना अधिक ध्यान दिए स्टेशन पर पहुंच गई थी। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस। आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रही थी। इन फैमिलियर मतलब परिचित, प्लेसेस मतलब स्थानों पर या रास्तों पर। तो मैं परिचित रास्तों पर चल रही थी। अगेन, दोबारा मैं परिचित रास्तों पर दोबारा चल रही थी। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। सिंस द वार, युद्ध के बाद। युद्ध के बाद पहली बार मैं परिचित रास्तों पर दोबारा चल रही थी। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फ्यूदर दैट वाज नेसेसरी। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा दूर चलने के मन में नहीं थी, यानी मेरी इच्छा बहुत ज़्यादा दूर चलने की नहीं थी। आई डिडेंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, मैं अपने आप को उदास नहीं करना चाहती थी। विद द साइट, देख कर, ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेस, इन गलियों को और इन घरों को। मैं इन गलियों को और इन घरों को देखकर स्वयं को उदास नहीं करना चाहती थी। फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीसियस टाइम, यानी क्योंकि फुल ऑफ मेमोरीज, इनसे मेरी यादें जुड़ी हैं। फ्रॉम अ प्रीसियस टाइम, एक सुनहरे समय की। आप सीधे सीधे ऐसे कहिए, क्योंकि इनसे मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैं इन रास्तों को और इन घरों को देखकर स्वयं को उदास नहीं करना चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई सा मिस स्टॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन। यानी वापस गाड़ी में जाते समय, इन द ट्रेन बैक, वापस गाड़ी में जाते समय, आई सा मिसेस डॉर्लिंग, मैंने देखा मिसेस डॉर्लिंग को, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। मैंने मिसेस डॉर्लिंग को एक बार फिर अपने सामने देखा। यहाँ पे अगेन लिखा है, यानी एक बार फिर मैंने उन्हें अपने सामने देखा। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसा मैंने उन्हें पहली बार देखा था। आई मेट हर, जब मैं उनसे मिली थी, यानी जैसा मैंने उन्हें तब देखा था जब मैं उनसे पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग, ये सुबह की बात है। आफ्टर द डे, उस दिन के बाद। माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, जब माई मदर, मेरी माँ ने, हैड टोल्ड मी, मुझे बताया था, अबाउट हर, उनके बारे में। तो इसको ध्यान से समझिए। इट वॉज द मॉर्निंग, ये उस सुबह की बात है। आफ्टर द डे, उस दिन के बाद। माई मदर, जब मेरी माँ ने, हैड टोल्ड मी, मुझे बताया था, अबाउट हर, उनके बारे में। तो जब मेरी माँ ने उनके बारे में मुझे बताया था, उसके बाद के दिन के सुबह की बात है। यानी इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, उस दिन के बाद जब मेरी माँ ने मुझे उनके बारे में बताया था, उस दिन के बाद की सुबह की बात है। आई हैड गॉट अ प्लेट, मैं थोड़ा सा देर से उठी थी। ये सेंटेंस थोड़ा सा हार्ड हो गया ना आपके लिए, मैं समझ सकता हूँ। देखिए यहाँ से पढ़िए। माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, जब मेरी माँ ने उनके बारे में मुझे बताया था। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर दैट डे, उस दिन के बाद की सुबह की बात है। आई हैड गॉट अ प्लेट, मैं थोड़ा सा देर से उठी थी। एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे आते हुए। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, मैंने मेरी माँ को किसी को बाहर छोड़ते हुए देखा। तो आई सा माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा। अबाउट टू सी समवन आउट, किसी को बाहर अलविदा कहते हुए या छोड़ते हुए। अ वुमेन, यहाँ पे कहते हैं कि वो एक महिला थी। विथ अ ब्रॉड बैक, जिनकी पीठ जो थी ब्रॉड थी, चौड़ी थी। यानी वो एक महिला थी जिनकी पीठ या कमर बहुत चौड़ी थी। यानी ये महिला कौन है? जिसके यहाँ पे ये अभी गई थी, ठीक है, सामान मांगने के लिए। देयर इज़ माई डॉटर, वो मेरी बेटी है। सैड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। सी बिकॉन्ड टू मी, उन्होंने इशारे से बुलाया। मेरी माँ ने मुझे इशारे से बुलाया। देयर इज़ माई डॉटर, वो मेरी बेटी है। सैड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। द वुमेन नॉडेड, महिला ने सिर हिलाया। एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और सूटकेस को छुपा लिया या उठा लिया। अंडर अ कोट रैक, कोट रैक के अंदर। कोट रैक यानी कोट का एक भाग होता है, ठीक है। देख सकते हैं आप, इमेज में मैंने दे दिया है, ठीक है। कोट रैक,
कोट रैक के अंदर उन्होंने सूटकेस को छुपा लिया। सी वोर अ ब्राउन कोट, उन्होंने एक भूरा कोट पहना हुआ था। एंड अ शेपलेस हैट, शेपलेस हैट यानी एक ऐसी हैट जिसका कोई निश्चित शेप नहीं था, वो टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई थी, यानी कुछ इस तरह से, ये इस तरह की, ठीक है, और एक शेपलेस हैट पहनी हुई थी। डज शी लिव फार अवे, क्या ये बहुत दूर रहती है? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, यानी मैंने पूछा कि मम्मी जो ये सामान लेके जा रही हैं क्या ये बहुत दूर रहती हैं? सीइंग द डिफ़िकल्टी, उस कठिनाई को देखते हुए, शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस, यानी शी हैड गोइंग आउट, जब वो घर से बाहर जा रही थी, ऑफ द हाउस यानी जब वो घर से बाहर जा रही थी, विद द हैवी केस, उस भारी भरकम संदूक के साथ। तो जब भारी भरकम संदूक उठाकर संघर्ष करते हुए या कठिनाइयाँ उठाते हुए वो घर से जा रही थी, तो आई आस्क्ड, मैंने पूछा, डज शी लिव फार अवे, क्या ये बहुत दूर रहती हैं? फिर से कि डज शी लिव फार अवे, क्या ये बहुत दूर रहती हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, सीइंग देखते हुए, द डिफ़िकल्टी उन कठिनाइयों को, शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस जो वो घर से जाते समय झेल रही थी, विद द हैवी केस भारी भरकम सूटकेस की वजह से। अब आप जोड़ सकते हैं कि मैंने पूछा कि क्या वो घर से यानी क्या वो बहुत दूर रहती हैं, इस बात को देखते हुए, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा और आसान करता हूँ कि सीइंग द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस, घर से जाते समय वो उस भारी भरकम संदूक को उठाकर जो मुश्किलें झेल रही थी उनको देखकर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, डज शी लिव फार अवे, क्या ये बहुत दूर रहती हैं? इन मार्कोनी स्ट्रीट, मार्कोनी गली में, यानी मार्कोनी स्ट्रीट को मार्कोनी स्ट्रीट ही बोलेंगे, तो मार्कोनी स्ट्रीट, सैड माय मदर, मेरी माँ ने कहा, नंबर 46, मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46, रिमेंबर दैट, इस पते को याद रखना, यानी माताजी ने उनका एड्रेस बताया उनको, और एड्रेस था मार्कोनी गली में 46वां नंबर, ठीक है। कहते हैं कि आई हैड रिमेंबर्ड, मैंने इस पते को याद कर लिया था, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर, बट लेकिन आई हैड वेटेड, मुझे इंतज़ार करना पड़ा, अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक, टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए मुझे बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ा। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन, यानी युद्ध के बाद, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, मेरा इंटरेस्ट समाप्त हो गया था, मेरी रुचि समाप्त हो गई थी, इन ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, उन सभी चीज़ों में, युद्ध के अंत के बाद उन सभी चीज़ों में मेरी रुचि समाप्त हो गई थी। स्टोर्ड मतलब जिन्हें सुरक्षित रखा गया है। एंड नेचुरली आई वॉज आल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, एंड नेचुरली और वास्तव में, आई वॉज आल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, और वास्तव में एक तरह से मैं इन चीज़ों से डर रही थी, और वास्तव में मैं इन चीज़ों से डर रही थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉन्फ्रंटेड, डर रही थी, ऑफ बीइंग कॉन्फ्रंटेड, सामना करने से, विथ थिंग्स, उन चीज़ों का सामना करने से डर रही थी, दैट हैड बिलोंग्ड, जो संबंधित हैं, जो जुड़ी हुई हैं, जैसा कह सकते हैं जो जुड़ी हुई हैं या जिनका संबंध है, टू अ कनेक्शन, यानी दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन, जिनका ऐसी चीज़ों से संबंध है या ऐसे लोगों से संबंध है, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, यानी जो लोग युद्ध में मारे जा चुके हैं, ऐसे लोगों से उन चीज़ों का संबंध है, इसलिए मैं उन चीज़ों का सामना करने से डर रही थी, क्योंकि उन चीज़ों को देखने के बाद इन्हें अपने अपनों की याद आएगी, इसलिए ये डर रही थी। विच वर हिडन अवे इन कबर्ड्स, जिन्हें छुपा कर रखा गया है, कबर्ड्स अलमारियों में, एंड बॉक्सेस और बॉक्सों में, जिन्हें बॉक्स और अलमारियों में छुपा कर रखा गया है, एंड वेटिंग इन वेन, वेन मतलब होता है बेकार हो जाना, बेकार चले जाना, और वेटिंग इंतज़ार किया जा रहा है, इन वेन, अनटिल दे वर पुट बैक इन देयर प्लेस अगेन, यानी सेंटेंस को ध्यान से समझें अगर तो सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि देखिए सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू अ कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, यानी इस सेंटेंस का मतलब है कि उन चीज़ों का ऐसे लोगों से संबंध है जो इस दुनिया में अब नहीं है,
अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड, और उन चीज़ों का सामना करने से मैं डर रही थी, क्योंकि उनको देखूंगी तो मुझे अपने उन लोगों की याद आएगी जो अब इस दुनिया में नहीं है। इतना क्लियर है। विच वर हिडन, यानी उन बर्तनों की बात हो रही है, उन चीज़ों की बात हो रही है। विच वर हिडन, जिन्हें छुपा कर रखा गया है। अवे इन कबर्ड एंड बॉक्सेस, अलमारियों में और बॉक्सों में, जिन्हें अलमारियों और बॉक्सों में छुपा कर रखा गया है। एंड वेटिंग इन वेन, और वो बेकार में ही प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी वो बर्तन जो हैं वो बेकार में ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। अनटिल दे वर पुट बैक, जब तक कि वे रखे नहीं जाते, बैक मतलब वापस, इन देयर प्लेस अगेन, अपने उचित स्थान पर, यानी वो बेकार में ही अपने उचित स्थान पर रखे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी वो जो बर्तन हैं, क्योंकि उन्हें उनके उचित स्थान पर रखने वाले अब इस दुनिया में नहीं हैं। यानी अगर ये मेरी पेन है और मैं इसका जिस तरह से ख्याल रखता हूँ, अगर ये मुझसे खो जाती है तो जिस व्यक्ति को ये मिलेगी वो उस तरह से इसका ख्याल नहीं रखेगा जैसे मैं रखता हूँ। एग्ज़ाम्पल थोड़ा सा हार्ड हो गया, जैसे आपके घर में एक पपी है, छोटा सा कुत्ता है, और आप उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप किसी वजह से अपने घर से चले जाते हैं और आप अपने पड़ोसी को कहते हैं कि मेरे पपी को खाना खिलाना। तो आप जिस तरह से अपने पपी की सेवा करते थे, उसको प्यार करते थे, उसको खाना खिलाते थे, उस तरह से आपका पड़ोसी आपके पपी को खाना नहीं खिलाएगा। बात को समझ रहे हैं? यानी वो बर्तन अब बेकार में ही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उन्हें उनके सही स्थान पर रखा जाएगा, क्योंकि उनको जो रखते वो लोग इस दुनिया में नहीं है। आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। देखिए, विच वर हिडन अवे ये हो गया था। until they were put back in their right places, which had endured all those years because they were things which has endured, वो ऐसे ही बने रहे all those years, इतने सालों तक, यानी इतने सालों तक वो सब सुरक्षित हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे बर्तन इतने सालों तक सुरक्षित हैं, बिकॉज, क्योंकि they were things, वो चीज़ें हैं, वो इंसान नहीं है, वो चीज़ें हैं और इन्हें संभाल कर रखा गया है, इसीलिए वो इतने सालों तक सुरक्षित है। ठीक है। बट ग्रेजुअली, लेकिन संभवतः या सीधे सीधे, एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया, यानी सब कुछ फिर से पहले जैसा सामान्य हो गया। ब्रेड वाज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, ब्रेड मतलब ब्रेड ही होता है, रोटी कह सकते हैं, ब्रेड भी कह सकते हैं। ब्रेड वाज गेटिंग, ब्रेड फिर से मिलने लगी, टू बी अ लाइटर कलर, एक भूने कलर में, एक हल्के कलर में। ब्रेड सफ़ेद कलर की होती है ना, तो उसको थोड़ा सा भून देते हैं तो वो थोड़ा सा लाल हो जाती है या भूरे रंग की हो जाती है। तो ब्रेड वाज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, ब्रेड फिर से रंगीन कलर में मिलने लगी, या आप इसे कह सकते हैं कि ब्रेड फिर से भूने रंग में मिलने लगी। देयर वाज अ बेड, और अब एक बेड है, एक बिस्तर है। यू कुड स्लीप, जहां आप सो सकते हैं। इन अनथ्रेटेड, बिना भय के। और अब एक एक बेड है जिस पर आप बिना भय के सो सकते हैं। यानी जब इन लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था तो बहुत भय का माहौल था, लेकिन अब ये सारा सब कुछ युद्ध वगैरह समाप्त हो चुका है। तो अब इन कह रही हैं कि अब जो ब्रेड है वो भी भुने हुए मिलने लगे हैं, यानी ब्रेड भी कलर में मिलने लगे हैं, यानी हम भून कर उनको खा सकते हैं। देयर वाज अ बेड यू कुड स्लीप इन अंडरटेड, और एक बेड है, एक बिस्तर है जहाँ पे आप बिना भय के सो सकते हैं। अ रूम, और एक कमरा है। विथ अ व्यू, यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, यानी अ रूम, एक कमरा है, विथ अ व्यू, एक ऐसे दृश्य के साथ, यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, जिसे आप हर रोज़ घूर सकते हैं या फिर हर रोज़ देख सकते हैं। इस सेंटेंस का क्या मतलब है? यानी जैसे एक कहने का मतलब है कि जब लोग अलग अलग कमरों में रहते हैं, यानी आज यहाँ पे रह रहे हैं, जैसे आज इलाहाबाद रह रहे हैं, कल मिर्ज़ापुर चले जाते हैं, परसों लखनऊ चले जाते हैं, तो हर रोज़ अलग अलग कमरों में रहेंगे तो हर एक रोज़ हमको उस कमरे की आदत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम रोज़ एक ही कमरे में रहते हैं
हम इलाहाबाद में हैं तो इलाहाबाद में कोई एक कमरा ले लिया, वहीं पे पड़े हुए हैं, तो हमको आदत हो जाती है उस कमरे को बार बार देखने की। तो वही कहते हैं कि अ रूम एक कमरा है, यानी एक कोई ऐसा घर है जहाँ पे ये लोग लगातार अब रह रहे हैं, इनको घर छोड़ के भागना नहीं पड़ता क्योंकि अब इनको कोई नहीं मार रहा है, हिटलर का समय समाप्त हो चुका है। तो अ रूम विथ अ व्यू, एक कमरा है विथ अ व्यू, यू वर मोर यूज टू ग्लेसिंग एट ईच डे, जिसे आप हर रोज़ घूर कर देख सकते हैं या ध्यान से देख सकते हैं। ग्लेसिंग ईच एट ईच डे, जिसे आप हर रोज़ ध्यान से देख सकते हैं, गौर से देख सकते हैं। एंड वन डे आई नोटिस्ड, और एक दिन मैंने नोटिस किया। अब पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें इस लड़की के ही पास हैं, ठीक है, यानी अब ये अपने बारे में ही बता रही है कि मुझे ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, मेरे पास बेड है, मेरे पास घर है और मैं ब्रेड को भून कर खा सकती हूँ। एंड वन डे, और एक दिन आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोसेशंस दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। एंड वन डे, और एक दिन, आई नोटिस्ड, मैंने ध्यान दिया, आई वॉज क्यूरियस, कि मैं चिंतित हूँ, अबाउट ऑल दैट पोसेशंस, उन सभी चीज़ों के बारे में, यानी उन सभी चीज़ों के बारे में, दैट मस्ट स्टिल बी, जो होंगी, अवश्य ही होंगी, एट दैट एड्रेस, इस पते पर। और एक दिन मैंने ध्यान दिया या फिर एक दिन मैंने नोटिस किया कि मैं चिंतित हुई उन चीज़ों के बारे में जो शायद इस एड्रेस पर रखी गई हैं। आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं उन्हें देखना चाहती थी, टच, छूना चाहती थी, रिमेंबर, और याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन, आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन, वेन मतलब बेकार हो गई, यानी माई फर्स्ट विजिट, मेरा पहला विजिट, मैं जब पहली बार गई इन वेन, वो तो बेकार हो गया, टू मिस्टर डॉर्लिंग्स हाउस, यानी मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, मिसेस डॉर्लिंग के घर पर पहली बार जाना बेकार हो गया। माई मतलब मेरा, तो मेरा मिसेस डॉर्लिंग के घर पर पहली बार जाना तो बेकार हो गया, यानी जब मैं पहली बार गई तो मैं असफल हो गई। आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम, लेकिन मैंने दोबारा जाने का निश्चय किया, मैंने सोचा कि मैं दोबारा प्रयास करूंगी। नाउ अ गर्ल, इस बार अ गर्ल, एक छोटी लड़की ने, ऑफ अबाउट 15, लगभग 15 वर्ष की, इस बार लगभग 15 वर्ष की एक बालिका ने, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोला, टू मी, मेरे लिए। इस बार लगभग 15 वर्ष की एक बालिका ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, इफ़ अ मदर वाज एट होम, कि क्या उसकी माता जी घर पर हैं। नो, नहीं, सी सेड, उसने कहा, माई मदर्स डूइंग एन अर्जेंट, मेरी माँ कुछ विशेष काम से बाहर गई हैं। नो मैटर, कोई बात नहीं। आई सेड, मैंने कहा, आई विल वेट फॉर हर, मैं उनकी प्रतीक्षा करूँगी। तो आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, पैसेज मतलब गलियारा है यहाँ पे, तो आई फॉलोड, मैं पीछे पीछे चलती, द गर्ल, लड़की के, अलॉन्ग द पैसेज, गलियारे में, मैं गलियारे में लड़की के पीछे चल दी। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। देखिए, हनुक्का एक तरह का कैंडल होल्डर होता है, कैंडल होल्डर आगे लिखा भी है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो यहाँ पे कन्फ्यूज होंगे। एंड ओल्ड फैशन्ड आयरन, एक पुराना लोहे का हनुक्का, हनुक्का मतलब कैंडल आयरन, सॉरी कैंडल होल्डर होता है, जैसे इस तरह से इमेज में भी आप देख सकते हैं, बट मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिसमें कई तरह के कैंडल होल्डर्स लगे होते हैं, ऐसा, यहाँ पे इन सभी स्थानों पे आप कैंडल रख सकते हैं, ठीक है। तो हनुक्का एक कैंडल होल्डर होता है, कैंडल मतलब मोमबत्ती, होल्डर मतलब पकड़ने वाला, मोमबत्ती को पकड़ने वाला, यानी जहाँ पर मोमबत्ती को रखते हैं ताकि वो जलती रहे। तो एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हनुक्का, एक पुराना लोहे का हनुक्का कैंडल होल्डर, हंग लटका हुआ था, नेक्स्ट टू अ मिरर, एक आईने के बगल में, ठीक है, एक आईने के बगल में एक पुराना लोहे का हनुक्का कैंडल होल्डर लटका हुआ था। अब लड़की को याद आता है कि ये हनुक्का तो हमारा ही था, तो वही कहती है कि वी नेवर यूज्ड इट, हमने कभी भी इसका उपयोग नहीं किया था, बिकॉज, क्योंकि, इट वाज मच मोर कम्बरसम, कम्बरसम मतलब भारी था, इसका वजन बहुत ज़्यादा था, इट वाज मच मोर कम्बरसम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी था, देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, सिंगल एक
कैंडल स्टिक से, यानी एक कैंडल स्टिक से, कैंडल मतलब मोमबत्ती, स्टिक मतलब होता है वही छड़ी, तो एक कैंडल स्टिक से, एक अकेली कैंडल स्टिक से कम्बर्शन, यानी ये बहुत ज़्यादा भारी था। वी नेवर यूज्ड इट, और इसीलिए हमने इसका कभी भी उपयोग नहीं किया था। फिर से कि आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, मैंने गलियारे में लड़की का पीछा किया। एन ओल्ड फैशन्ड और अन हनुक्का, एक पुराना लोहे का हनुक्का कैंडल होल्डर, मिरर यानी कांच के या आईने के बगल लटका हुआ था। वी नेवर यूज्ड इट, हमने कभी इसका उपयोग नहीं किया था। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज मच मोर कम्बरसम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी था। देन अ सिंगल कैंडल स्टिक, एक अकेली कैंडल स्टिक से, यानी कहने का मतलब है अगर आप एक हाथ में एक सेब उठाते हैं और दूसरे हाथ में 15 नारियल उठाते हैं तो ये 15 नारियल भारी लगेगा, एक सेब हल्का लगेगा। उसी तरह से जो कम्बरसम था, हनुक्का था, ये एक साथ 10 कैंडल जला सकता है, लेकिन सिंगल कैंडल स्टिक एक टाइम पे एक ही कैंडल जलाती है। तो अंतर केवल इतना है कि हनुक्का से ज़्यादा प्रकाश होगा क्योंकि इस पे 10 जलेंगे तो ये भारी भी होगा, और सिंगल से थोड़ा सा कम प्रकाश होगा क्योंकि इस पे एक जलेगी, इसलिए ये हल्का होगा। वॉन्ट यू सिट डाउन, तुम बैठ क्यों नहीं जाती? आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने कहा। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, सी हेल्ड ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोल दिया, ऑफ द लिविंग रूम, लिविंग रूम का, लिविंग रूम जहाँ पे मेहमानों को बुलाकर बैठाते हैं। तो उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, एंड वेंट इनसाइड, और मैं पीछे पीछे, पास्ट हर उसके पीछे, इनसाइड अंदर गई। तो सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम, उसने लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे अंदर गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुक गई। हॉरिफाइड, और मैं थोड़ा सा डर गई, मैं रुक गई और थोड़ा सा डर गई। आई वॉज इन अ रूम, मैं एक ऐसे कमरे में थी। आई न्यू, जिसे मैं जानती थी, मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती थी। एंड डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानती थी। सेंटेंस कंफ्यूज हो गया। कमरे के अंदर जो सारी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को ये लड़की जानती थी, लेकिन उस कमरे को, क्योंकि वो किसी और का घर था, इसलिए उस कमरे को तो ये लड़की नहीं जानती थी, लेकिन उस कमरे के अंदर जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें ये लड़की जानती थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें इसकी माँ की थी। तो कहती आई वॉज इन अ रूम आई न्यू, मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती थी। एंड डिड नॉट नो, लेकिन उस कमरे को मैं नहीं जानती थी। या फिर आपके लिए कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ऐसे कहिए कि मैं एक कमरे में थी, या फिर मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती थी, लेकिन उस कमरे के बारे में मुझे पता नहीं था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स, आई फाउंड, मैंने पाया, माई सेल्फ, अपने आप को, इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स, चीज़ों के बीच में, मैंने अपने आप को चीज़ों के बीच में पाया। आई डिड वांट टू सी अगेन, जिन्हें मैं दोबारा देखना चाहती थी। बट विच ऑप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, यानी कह रही है कि वो परेशान हो गई है, अप्रोच्ड हो गई है, यानी विच अप्रोच्ड मी, इन चीज़ों ने मुझे परेशान कर दिया है या चिंतित कर दिया है। इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, इन स्ट्रेंज मतलब इस विचित्र, एटमोसफियर मतलब इस विचित्र माहौल में इन चीज़ों ने मुझे व्यथित कर दिया है, मुझे परेशान कर दिया है, क्योंकि कोई भी चीज़ सही स्थान पर नहीं रखी गई थी। ठीक है, यानी जहाँ पे बुक्स को होना चाहिए वहाँ पे कलम पड़ी है, और जहाँ पे कलम होनी चाहिए वहाँ पे बुक्स पड़ी हैं, ये कहने का मतलब है। तो ये जो एटमॉस्फेयर है, यानी जो माहौल है, इसे देखकर मैं चिंतित हो गई। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे, या फिर शायद, फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म हो गया है, आगे समझिए। और या फिर अथवा, बिकॉज, इस कारण से मैं परेशान थी। ऑफ द टेस्टलेस वे, जिस तरह से, जिस अजीब तरीके से, एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, सब कुछ रखा गया था। या फिर मैं इसलिए परेशान थी क्योंकि ये सारी चीज़ें अव्यवस्थित तरीके से रखी गई थी। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और द मगी स्मेल दैट hung there, I don't know, but I scarcely dared to look around me. सेंटेंस बड़ा है, ध्यान से समझेंगे नहीं तो कंफ्यूज होंगे। देखिए, सेंटेंस को समझना है बस। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, या फिर मैं इस वजह से
परेशान थी या चिंतित थी कि सभी चीज़ें अव्यवस्थित तरीके से रखी गई थी। बिकॉज, या फिर दूसरा रीज़न बताती हैं, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, या फिर वो इसलिए परेशान थी क्योंकि अगली फर्नीचर जो था वो गंदा था। और या फिर मैं इसलिए परेशान थी द मगी स्मेल दैट हंग देयर, क्योंकि उस कमरे से सीलन की बदबू आ रही थी, सीलन की गंध आ रही थी। आई डोंट नो, यानी कारण तो मुझे नहीं पता, यानी मैं क्यों परेशान थी ये तो मुझे नहीं पता, मैं क्यों व्यथित थी ये तो मैं नहीं जानती। बट आई स्केर्सली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी, बट आई स्केर्सली डेयर्ड टू लुक अराउंड मी, लेकिन मेरे चारों ओर देखने की, स्केर्सली डेयर्ड मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे चारों ओर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। द गर्ल मूव्ड अ चेयर, लड़की एक कुर्सी ले आई। आई सैट डाउन, मैं उस पर बैठ गई। एंड स्टार्ट एट द वूलन टेबल क्लॉथ, स्टार्ट और देखने लगी द वूलन टेबल क्लॉथ, ऊनी टेबल क्लॉथ को, ऊनी टेबल के कपड़े को, और ऊनी टेबल के कपड़े को देखने लगी। टेबल को सजाने के लिए जो कपड़ा रखा जाता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। आई रब्ड इट, मैंने इसे रगड़ा। माई फिंगर्स ग्रीव वार्म, मेरी उंगलियां गर्म हो गई फ्रॉम रबिंग, इसे रगड़ने से, और इसे रगड़ने से मेरी उंगलियां गर्म हो गई। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, मैंने उस पर बनी आकृतियां देखी। फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न मतलब है कि उस पर जो आकृतियां बनी हुई थी उन्हें मैंने ध्यान से देखा। समवेयर, कहीं पर, ऑन द एज, यानी इसके किसी किनारे पर, देयर शुड बी अ बर्न मार्क, एक बर्न जलने का निशान होना चाहिए, इसके किसी किनारे पर एक जलने का निशान होना चाहिए। दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड, जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। इसके कहने का मतलब है कि कभी न कभी वो टेबल क्लॉथ जल गया होगा किसी किनारे पर, और ये बात उस लड़की को याद थी। तो उसने कहा कि मैं उसी निशान को ढूंढ रही थी कि वो जलने का निशान कहाँ पर है, क्योंकि उसको कभी रिपेयर नहीं किया जा सकता। माई मदर विल बी बैक सून, मेरी माँ जल्दी ही लौट आएगी। सैड द गर्ल, लड़की ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उनके लिए भी चाय बना ली है। विल यू हैव अ कप, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगी? मैंने उनके लिए चाय बना ली है, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगी? थैंक यू, धन्यवाद। इस लड़की ने कहा धन्यवाद, क्योंकि वो 15 वर्ष की बच्ची पूछ रही कि आप चाय पियेंगी। तो आई लुक्ड अप, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट्स कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, द गर्ल, लड़की ने पुट कप्स रेडी, कप्स तैयार किए, यानी प्याले तैयार किए, कप जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, ऑन द टी टेबल, टी टेबल पर, चाय की टेबल पर लड़की ने कप तैयार किए। सी हैड अ ब्रॉड बैक, उसकी कमर चौड़ी थी। जस्ट लाइक हर मदर, ठीक उसकी माँ की ही तरह। सी पोर्ड टी, उसने चाय उड़ेली। फ्रॉम अ वाइट पॉट, एक सफ़ेद केतली से। ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लीड, जिसके किनारे पर गोल्ड बॉर्डर, सुनहरे बॉर्डर बने हुए थे। आप लोग बॉर्डर शब्द से अच्छी तरह परिचित हैं। तो आई रिमेंबर्ड, मुझे याद है, यानी ये जो बर्तन से चाय उड़ेल रही है ये बर्तन भी मेरा है और मुझे अच्छी तरह से ये बर्तन याद है, यही बात कह रही है। सी ओपनड अ बॉक्स, उसने एक बॉक्स खोला। एंड टुक सम स्पून्स आउट, और कुछ चम्मच बाहर निकाले। उसने एक एक बॉक्स खोला और उसमें से कुछ चम्मच बाहर निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, ये एक बहुत अच्छा बॉक्स है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी खुद की आवाज़ सुनी। यानी जब इन्होंने कहा कि ये एक अच्छा बॉक्स है तो इन्होंने अपनी खुद की आवाज़ सुनी। कहने का मतलब है कि उस कमरे में आवाज़ गूंज रही थी। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ये एक अजीब आवाज़ थी या विचित्र आवाज़ थी। जब आप किसी कमरे में बोलते हैं या फिर ऐसे स्थान पर बोलते हैं जहाँ पे आपकी आवाज़ गूंज रही हो तो आपको सुनने में बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है और आपको ये थोड़ा सा अजीब लगता है। तो वही बात ये कह रही कि इट वाज ए स्ट्रेंज वॉइस, ये एक अजीब सी आवाज़ थी। एज दो ईच साउंड वाज डिफरेंट इन दिस रूम, क्योंकि इस कमरे में हर एक आवाज़ अलग थी। एज दो ईच साउंड वाज डिफरेंट इन दिस रूम, क्योंकि इस कमरे में हर एक आवाज़ अलग, यानी कहने का सीधा सीधा मतलब है कि उस कमरे में आवाज़ गूंज रही थी। ओह, यू नो अबाउट देम, अरे क्या तुम इन्हें जानती हो?
सी हैड टर्न राउंड, वह पीछे मुड़ी, एंड बॉट मी माई टी, और मेरे लिए चाय ले आई। सी लाफ्ड, वो हंसी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक, मेरी माता जी कहती हैं, यानी वो 15 वर्ष की बच्ची बोल रही है कि माई मदर सेज, मेरी माता जी कहती हैं कि इट इज़ एंटीक, ये पुरानी चीज़ें हैं, ये प्राचीन काल की चीज़ें हैं, ये बहुत बहुमूल्य चीज़ें हैं। एंटीक मतलब बहुत बहुमूल्य, ठीक है। वी हैव गॉट लॉट्स मोर, ऐसी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। कह रही है कि ऐसे हमारी पास बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी यही हाल हो गया कि जिसके साथ चोरी उसी के सामने सीना चोरी। यानी ये बच्ची नहीं जानती कि सारा सामान इस महिला का ही है जो सामने बैठी है, और उसी से बता रही है कि वी हैव गॉट लॉट्स मोर, हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने कमरे में चारों ओर इशारा किया। पॉइंट मतलब इशारा और निशाना, एक बिंदु, ठीक है। तो उसने चारों ओर कमरे में इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, तुम खुद क्यों नहीं देख लेती। सॉरी, थोड़ा सा जबान लड़खड़ा रही है। तो सी फॉर योर सेल्फ, तुम खुद क्यों नहीं देख लेती। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, आई हैड नो नीड, ये महिला कहती है, यानी जो आई है अपना सामान लेने, वो कहती है कि आई हैड नो नीड, मुझे आवश्यकता नहीं थी, टू फॉलो हर हैंड, उसके हाथ को फॉलो करने की। यानी वो जिस तरफ उंगलियां घुमा रही थी, उसके हाथ के इशारों को फॉलो करने की मुझे आवश्यकता नहीं थी। फॉलो मतलब होता है अनुसरण, तो उसके हाथ के इशारों का अनुसरण करने की आवश्यकता मुझे नहीं थी, क्योंकि मैं सब कुछ जानती थी, सब कुछ मेरा ही था। आई न्यू विच थिंग्स सी मींट, मैं जानती थी कि वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, आई जस्ट लुक्ड, मैंने सिर्फ देखा, एट द स्टिल लाइफ, स्टिल लाइफ का मतलब है एक पेंटिंग, ओवर द टी टेबल, जो टी टेबल के ऊपर लटकाई गई थी। मैंने सिर्फ उस तस्वीर को देखा या उस पेंटिंग को देखा जो टी टेबल के ऊपर लटकाई गई थी, एज अ चाइल्ड, एक बच्ची के रूप में। जब मैं बच्ची थी, आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द pewter प्लेट, यानी कहती है कि जब मैं बच्ची थी, आई हैड ऑलवेज फैंसीड, मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा थी, द एप्पल, सेब खाने की, ऑन द pewter प्लेट। pewter प्लेट मतलब होता है जस्ते की प्लेट में। तो जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरी जस्ते की प्लेट में सेब खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी। वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, अब ये जो 15 वर्ष की बच्ची है वो कहती है कि वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग, हम इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं, यानी हर काम के लिए हम इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये जो सारा सामान पड़ा आप देख रही हैं, इन सब सामान का यूज करते हैं हम लोग, वो बच्ची बता रही है। सी सैड, उसने कहा, वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, वंस एक बार तो, वी इवन एट, हमने खाना खाया था, ऑफ द प्लेट्स, उन प्लेट्स में, हैंगिंग जो लटक रही हैं, देयर ऑन द वॉल, उस दीवार पर। तो उस दीवार पर जो प्लेट्स लटक रही हैं, एक बार तो हमने उनमें भी खाना खाया है। आई वॉन्टेड टू सो मच, यानी उनमें खाना खाने का मेरा बहुत मन था। 15 साल की बच्ची कह रही है कि उनमें खाना खाने का मेरा बहुत ज़्यादा मन था, बट इट वाजंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन खाना खाने के बाद भी कुछ स्पेशल नहीं लगा, कुछ मज़ेदार नहीं लगा। यानी खाना खाने के बाद कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, यानी इच्छा तो थी बट खाना खाने के बाद कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, यानी कोई स्पेशल बात नहीं है उन प्लेट्स में। खाना खाने के बाद हमें ये बात का एहसास हुआ कि उनमें कोई भी स्पेशल बात नहीं है। आप सीधे सीधे कहेंगे बट इट वाजंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन उनमें कुछ भी खास बात नहीं थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, आई हैड फाउंड, मैंने प्राप्त कर लिया था या फिर मैंने ढूंढ लिया था, द बर्न मार्क, वो जले का निशान, ऑन द टेबल क्लॉथ पर, टेबल के कपड़े पर जले का निशान मैंने ढूंढ लिया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, लड़की ने मेरी ओर अजीब तरह से देखा, या फिर जैसे प्रश्न पूछने की दृष्टि से देखते हैं ना लोग, उस तरह से देखा। खोजक दृष्टि यहाँ पे आपकी बुक में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, तो लड़की ने खोजक दृष्टि से मेरी ओर देखा, या फिर आप कहेंगे कि लड़की ने अजीब दृष्टि से मेरी ओर देखा।
क्योंकि लड़की को नहीं पता था कि इस पर जले का निशान है, लेकिन ये जो अपना सामान वापस लेने गई थी उसको पता था। तो अब उत्तर क्या देती है, कहती है कि यस, हाँ, आई सेड, मैंने कहा, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस। यू गेट सो यूज टू टचिंग, तुम्हें छूने की आदत पड़ चुकी है, ऑल दीज लवली थिंग्स, इन सभी प्यारी चीज़ों की, इन द हाउस, इस घर में। तो इस घर में इन सभी प्यारी चीज़ों को छूने की यू गेट सो यूज टू, आपको आदत पड़ गई है। इस घर में इन सभी प्यारी चीज़ों को छूने की आपको आदत पड़ चुकी है। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, आप मुश्किल से इनकी ओर ध्यान से देखते हैं। जैसे कहने का सीधा सा मतलब है कि आप जिस कमरे में डेली सोते हैं वहाँ पे कोई एक ऐसी तस्वीर लगी होगी जो आप जानते हैं कि इस स्थान पे है, लेकिन आप बहुत मुश्किल से उसको देखते होंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके घर में है और आपको आदत पड़ चुकी है उसको देखने की। तो आप अगर उसको नहीं भी देखते हैं तो अभी आपको पता है कि वो चीज़ वहीं पे है। तो आप अभी नोटिस कर लीजिए, आपके कमरे में कोई ना कोई तस्वीर या कोई ना कोई खिड़की या कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा जो आप जानते हैं यहाँ पे है, लेकिन शायद ही दिन भर में एक भी बार आप उसको देखते हो। तो वही बात करिए कि जब आपके पास वो सारी चीज़ें हैं तो आपको उन्हें छूने की आदत पड़ चुकी है और आप बहुत मुश्किल से ही उनकी ओर ध्यान से देखते हैं। तो यस, आई सेड, मैंने कहा, हाँ, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, तुम्हें इस घर में इन सभी प्यारी चीज़ों को छूने की आदत पड़ चुकी है, यानी इन सभी चीज़ों को तो आपने बहुत ज़्यादा छुआ है। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, और आप मुश्किल से ही इनकी ओर ध्यान से देखते हैं। यू ओनली नोटिस्ड, आप केवल तभी उस पर ध्यान देते हैं, यानी उस चीज़ पर आप तभी ध्यान देते हैं व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, जब कोई चीज़ खो जाती है। जब कोई चीज़ खो जाती है तभी आप उस पर ध्यान देते हैं। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, क्योंकि या तो उसे ठीक करने के लिए दे दिया जाता है, और बिकॉज यू हैव लेंट इट, या फिर आपने इसे किसी को उधार दिया होता है। वो लड़की का सारा सामान इसकी माताजी उठा लाई थी उधार के रूप में, तो वही बोल रही है कि आप तभी ध्यान देते हैं या तो उसे ठीक कराने के लिए किसी को दे दिया जाए, या फिर वो चीज़ आपको उधार दे दे आप किसी को। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, मैं उदाहरण के लिए ऐसा कह रही हूँ, बस कोई ख़ास बात नहीं है, मैं उदाहरण के लिए ऐसा बोल रही हूँ कि आप उन पर तभी ध्यान देते हैं जब या तो उन्हें ठीक कराने के लिए कहीं पर भेज दिया जाता है या फिर उन्हें किसी को उधार दे दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक घड़ी लाते हैं मार्केट से, वो 50 रुपए की है, ठीक है, और 1 महीने के बाद आपके पापा आपको आपके बर्थडे पे 250 रुपए की एक घड़ी गिफ्ट कर देते हैं। तो आप इस घड़ी को एक ऐसे स्थान पे टांग देते हैं जहाँ पे आप बहुत मुश्किल से ही देखते हैं। यानी मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि आप 250 वाली घड़ी पहनेंगे, 50 वाली नहीं, तो आपका 50 वाली घड़ी से ध्यान हट जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह से ये 50 रुपए की घड़ी घर से गायब हो जाती है तो आप इसको ढूंढने में लग जाएंगे, क्योंकि आप इसको बहुत प्यार से पसंद करके लाए थे। भले ही ये 250 की गिफ्ट है, बट ये आप पसंद करके लाए हैं, ठीक है। तो आप इसको ढूंढेंगे और तब तक ढूंढते रहेंगे जब तक कि आपको पता नहीं चलता कि ये घड़ी गई तो गई कहाँ, ठीक है। तो या तो इसको ठीक कराने के लिए दिया गया है या फिर इसे किसी आपके रिश्तेदार को आपकी माताजी ने उठा के दे दिया है कि ले जाओ आप पहनो। तो बात समझ रहे हैं आप। तो वही चीज़ ये बालिका यहाँ पे कहती है कि आप उन चीज़ों पर तभी ध्यान देते हैं जब या तो उन्हें ठीक कराने के लिए दिया जाए या फिर उन्हें किसी को उधार दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। अगेन, एक बार फिर से, आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। आप ऐसे कहिए कि एक बार फिर से मेरी आवाज़ कमरे में गूंज गई, या फिर एक बार फिर से मैंने अपनी एक अजीब आवाज़ सुनी। एंड आई वेंट ऑन, और मैं आगे कहती रही। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद है, माई मदर वंस, कि मेरी माँ ने एक बार आस्क्ड मी, मुझसे पूछा था या फिर मुझको कहा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर, कि मैं उनकी सहायता करूं, पॉलिश द सिल्वर, चांदी को साफ़ करने में। मुझे याद है कि मेरी माँ ने मुझसे एक बार चांदी को साफ़ करने में उनकी सहायता करने के लिए कहा था। इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये बहुत समय पहले की बात है, अगो, यानी इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये बहुत समय पहले की बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड, क्योंकि देखिए कहते हैं कि आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, क्योंकि उस दिन या तो मैं बोर हो रही थी या तो मैं ऊब रही थी, और परहैप्स, या फिर आई हैड टू स्टे एट होम, मुझे घर पर रुकना पड़ा था, बिकॉज आई वॉज इल,
क्योंकि मैं बीमार थी। यानी इनको रीज़न तो याद नहीं है कि इनकी माताजी ने क्यों कहा था इनको बर्तन को साफ़ करने के लिए, बट ये बताती हैं कि इट वाज अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबे समय की बात है, मुझे याद नहीं है। और ऐसा शायद इसलिए हुआ था कि आई वाज प्रोबेबली बोर्ड, मैं ऊब रही थी दैट डे, उस दिन मैं थोड़ा सा ऊब रही थी उस दिन, इसलिए कहा था। और या फिर परहैप्स आई हैड टू स्टे होम, उस दिन मुझे घर पर ही रुकना था बिकॉज आई वाज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। यानी दो में से कोई एक कारण था, मुझे याद तो नहीं है, बहुत पहले की बात है, लेकिन मुझे याद है कि मेरी माँ ने एक बार मुझे चांदी पॉलिश करने के लिए कहा था। और कहते हैं कि एज सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि सी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, इससे पहले उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने मुझसे ऐसा नहीं कहा था। तो दो ही कारण हो सकते हैं, या तो मैं बीमार थी या फिर मैं घर में ऊब रही थी, इसीलिए मुझसे ऐसा कहा था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी मुझसे ऐसा नहीं कहा था। क्या नहीं कहा था? चांदी को चमकाने के लिए। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, विच सिल्वर सीमेंट, वो किस चांदी की बात कर रही हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप किस चांदी की बात कर रही हैं। एंड सी रिप्लाइड, और उन्होंने उत्तर दिया, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होके, दैट कि इट वाज द स्पून्स, ये चम्मच, फॉक्स, चाकू नहीं कांटे, एंड नाइफ्स और चाकू, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें चांदी की तो ही हैं। यानी सी रिप्लाइड सरप्राइज्ड, उन्होंने आश्चर्यचकित होकर उत्तर दिया, दैट कि इट वाज द स्पून्स, ये चम्मच, ये कांटे, एंड नाइफ्स और ये चाकू, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें चांदी की ही तो हैं। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, और ये सबसे अजीब चीज़ थी। आई डिडंट नो, कि मैं नहीं जानती थी, द कल्चरी, कि वो सारे सामान वी एट, जिनमें हम भोजन करते हैं, ऑफ एवरी डे, प्रत्येक दिन, वाज सिल्वर, वो चांदी के थे। और ये सबसे अजीब बात थी कि मैं ये बात नहीं जानती थी कि वो सारे बर्तन जिनमें हम भोजन करते हैं वो सब चांदी के थे। द गर्ल लाफ्ड अगेन, उस बच्ची ने फिर से हंसी, यानी वो बच्ची फिर से हंस दी। आई बेट, मैं शर्त लगाती हूँ, यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, इट इज़ ईदर, यानी वो बच्ची कहती है कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपको नहीं पता कि हम कौन से बर्तन में खाना खाते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि सारे बर्तन तो उसी लड़की के उठा के लाए हैं ये लोग, और इस बच्ची को जो 15 वर्ष की है इसको तो पता है नहीं कि जिससे मैं बात कर रही हूँ उसी का सारा बर्तन है। तो इसीलिए वो कहती है, क्योंकि वो 15 वर्ष की बच्ची भी चांदी के ही बर्तनों में खाना खा रही है, तो वही कहती है कि आई बेट, मैं शर्त लगा सकती हूँ, यू डोंट नो, कि आपको नहीं पता, इट इज़ ईदर, कि हम लोग किस बर्तन में खाना खाते हैं। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने उसकी ओर बड़े ध्यान से देखा। कहने का मतलब है कि मैंने उसकी ओर ध्यान से देखा या गौर से देखा। What we eat with, हम किन चीज़ों में खाना खाते हैं। She asked, उसने पूछा, तो उसने पूछा हम किन चीज़ों में खाना खाते हैं, ये बात आपको नहीं पता होगी। यानी दोनों सेंटेंस का सेम ही मतलब है, आपको ये बात भी नहीं पता होगी। यहाँ पे ये कह रही है और कहती है कि हम किन चीज़ों में खाना खाते हैं, आपको नहीं पता होगा। वेल, अच्छा, ये जो सामान लेने गई है वो लड़की कहती है, अच्छा, डू यू नो, क्या तुम जानती हो। सी हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा संकोच में पड़ गई। सी वॉक टू द साइड बोर्ड, यानी वो बगल की अलमारी में गई। एंड वांटेड टू ओपन अ ड्रॉवर, और एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। ड्रॉवर को हिंदी में दराज बोलते हैं। तो एक दराज खोलने की कोशिश करने लगी। आई लुक, मैं देखती हूँ, इट्स इन देयर, वो सारे सामान यहाँ पर हैं। मैं देखती हूँ वो सारे सामान यहाँ पर हैं, यानी वो सारे चांदी के बर्तन जिनमें वो लोग खाना खाते थे वो सब उन्होंने अलमारी में रखे हुए थे। तो वही बच्ची कहती है कि मैं अभी दिखाती हूँ, वो सब इस अलमारी में है। आई जम्प्ड अप, मैं उछल कर खड़ी हो गई। ठीक है, मैं उछल कर खड़ी हो गई। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय को भूल गई थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉवर, उसका हाथ दराज पर था, यानी उस बच्ची का हाथ दराज पर था।
डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करेंगी? नो, नहीं। आई मस्ट गो, मुझे अवश्य ही जाना होगा। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की ओर चल दी। दैट गर्ल पुल्ड द ड्रावर ओपन, लड़की ने दराज को खींचकर खोला। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता ढूंढ लूँगी। द गर्ल पुल्ड द ड्रावर ओपन, आप ऐसे कहिए कि लड़की ने दराज को खोल लिया है या फिर खोल लिया था। पुल्ड है, पास्ट है, तो द गर्ल पुल्ड द ड्रावर ओपन, लड़की ने दराज को खोल लिया था। आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता खोज लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, और जब मैं गलियारे में पहुँची, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फॉक्स, यानी मैंने चम्मच और कांटों की खनखनाहट सुनी। यानी उसने जब दरवाज़ा खोला होगा तो वो सारे बर्तन नीचे गिरे होंगे, तो वही खनखनाने की आवाज़ आई होगी। तो जब मैं गलियारे में पहुंची, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फॉक्स, तो मैंने चम्मच और कांटों की खनखनाहट की आवाज़ सुनी। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, और द रोड के कॉर्नर पर, सड़क के कोने पर, आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मैंने नेम प्लेट पर देखा। यानी सभी गलियारों के नेम लिखे होते हैं, ठीक है, तो वही कहती है कि नेम प्लेट पर मैंने सड़क के कोने पर देखा मार्कोनी स्ट्रीट। उस गली का क्या नाम था? मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड, इस पर लिखा हुआ था, इस पर मार्कोनी स्ट्रीट लिखा था। आई हैड बीन एट नंबर 46, मैं नंबर 46 पर थी। यानी जो एड्रेस था उस पर ये वो कौन सा था? नंबर 46। द एड्रेस वाज करेक्ट, पता सही था। बट नाउ, लेकिन अब, आई डिडेंट वांट टू रिमेंबर इट एनी मोर, मैं इसे और याद नहीं रखना चाहती। यानी कह रही है कि मैं इस पते को भूल जाना चाहती हूँ। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly lose their value when severed from them. You see them in strange surroundings. बहुत बड़ा सेंटेंस है, देखिए शांत, सेंटेंस को छोटा करेंगे। I wouldn't go back there, मैं फिर वहाँ पे वापस नहीं जाऊँगी। बिकॉज, क्योंकि द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, क्योंकि जो सामान आपकी यादों से जुड़े हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स मतलब सामान, विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, पुराने समय के, फॉर्मर टाइम्स पुराने समय के एक परिचित जीवन की यादों से जुड़े हुए हैं। इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, अपने महत्व को खो देते हैं या फिर बेगाने हो जाते हैं। व्हेन सर्व फ्रॉम देम, जब आप उनसे अलग हो जाते हैं या फिर लंबे समय तक आप उनसे अलग रहते हैं। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, और दोबारा आप उन्हें एक भिन्न स्थान पर या अलग स्थान पर या विचित्र स्थान पर देखते हैं। यानी कहने का मतलब वो सामान अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब मैं जोड़ूंगा, आई वुडंट गो बैक देयर, अब मैं वहाँ पे वापस नहीं जाऊँगी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड योर मेमोरी, क्योंकि उन सभी चीज़ों से जिनसे मेरी यादें जुड़ी हैं, विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, वो पुनः मेरे पुराने समय के परिचित जीवन से हैं। यानी आप ऐसे कहिए कि वो मेरे पुराने समय की यादें उनसे जुड़ी हुई हैं। यानी मेरे पुराने समय की यादें जिनसे जुड़ी हुई हैं। इसे और अच्छे से जोड़ें तो आई वुडंट गो बैक देयर, मैं वहाँ पे वापस नहीं जाऊँगी। बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स, जिनसे मेरे पुराने समय की यादें जुड़ी हुई हैं, इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, अब वो पराये हो गए हैं। व्हेन सिवर्ड फ्रॉम देम, क्योंकि मैं उनसे बहुत लंबे समय तक दूर रही हूँ। और यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, और अब वो एक विचित्र स्थान पर हैं या फिर अजनबी स्थान पर हैं। ठीक है। एंड वाट शुड आई हैव डन विद देम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, एंड वाट शुड आई हैव डन, और मैं उनका क्या करूँगी, विद देम, उनके साथ, यानी उन सभी सामानों के साथ अब मैं क्या करूँगी, इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, एक छोटे किराए के कमरे में। यानी एक छोटे
किराए के कमरे में व्हाट शुड आई हैव डन विद देम, मैं इन सभी सामान का क्या करूँगी। यानी कमरा छोटा है, इतना सारा सामान मैं अपने कमरे में रख नहीं सकती, तो मैं इन सभी सामान का अब मैं क्या करूँगी। वेयर, जहाँ पर द स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग, द स्ट्रिप्स यानी जहाँ पर स्ट्रिप्स हैं ऑफ ब्लैक आउट पेपर के स्टिल हंग लटक रहे हैं अलॉन्ग द विंडोज, खिड़कियों से। कहने का मतलब है कि वेयर, जहाँ पर स्ट्रिप्स मतलब टुकड़े ऑफ ब्लैक आउट पेपर्स, ब्लैक आउट समय के कागज के टुकड़े स्टिल हंग लटक रहे हैं अलॉन्ग द विंडोज, खिड़कियों से। जहाँ पर ब्लैक आउट समय के काले कागज के टुकड़े खिड़कियों से लटक रहे हैं। एंड नो मोर देन अ हैंडफुल कल्चरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रॉवर। एंड और नो मोर देन अ हैंडफुल, एक मुट्ठी से ज़्यादा नहीं। नो मोर मतलब अधिक नहीं, देन अ हैंडफुल ऑफ कल्चरी, एक मुट्ठी से अधिक नहीं। यानी कहने का मतलब लगभग एक मुट्ठी कल्चरी यानी खाने के सामान जैसे छुरा, चाकू, तो लगभग एक मुट्ठी छुरे, चाकू फिटेड रखे गए हैं इन द नैरो, एक सकरी या फिर पतली, टेबल ड्रावर मेज की दराज में। और लगभग एक मुट्ठी चाकू और कांटे या फिर चम्मच, जो भी कहना चाहें, सारे सामान आ जाते हैं कल्चरी में। लगभग खाने की चीज़ें वो अंग्रेज लोग खाते हैं, चाकू चम्मच छुरी लेके सब कुछ, हम लोग तो वैसे ही खा लेते हैं। तो कहने का मतलब एक मुट्ठी कल्चरी फिटेड रखी गई है इन द नैरो टेबल ड्रावर, पतली या फिर शकरी मेज की दरार में। ठीक है। रिसॉल्व टू फॉरगेट दैट एड्रेस, उस पते को भूल जाना। आई रिसॉल्व्ड, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया, यानी मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इस पते को भूल जाऊंगी। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं इस पते को अब भूल जाऊंगी। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगॉटन, वो सारी चीज़ें जिन्हें मुझे भूलना था, वो सारा सामान जो इसकी माँ का था, तो कहती है कि वो सारे सामान जिनको मुझे भूलना था, दैट वुड बी द ईजीएस्ट, इसमें ये सबसे आसान है। यानी इस पते को भूलना सबसे आसान है उन सारे सामान में। ऑफ ऑल दैट थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी ईजीएस्ट, तो उन सारे सामान में जिन्हें अब मुझे भूल जाना है, उनमें इस पते को भूलना सबसे आसान है। और मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं इस पते को अब भूल जाऊंगी। तो यहीं पर चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी अच्छे वीडियोस आप देख सकें। अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वहाँ भी इसका लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।